नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने देखा कि आपने वीडियो को बहुत प्यार दिया। कल मैंने सिखाया था कक्षा 12 के बच्चों को। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके विजिट करके वीडियो देखिए पहले। उस वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे कि वास्तव में एग्जाम में पूछे क्या क्या जाएंगे बच्चों। और आज मैं सिखाऊँगा लिखना क्या क्या है बच्चों और कैसे लिखना है। तो डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू। बिना देर के शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। यहाँ देख सकते हैं यूपी बोर्ड 2026 के जो बच्चे पेपर देने जा रहे हो ना, हिंदी का है ना, उस हिंदी के पेपर का मॉडल पेपर यहाँ पर कंप्लीट सॉल्वेशन में दिया हूँ। कंप्लीट सॉल्व करवाया हूँ विद क्वेश्चन। आपको तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या शुरू करूँ? इसमें 2 सेक्शन बनाए हैं, 50 नंबर एक वीडियो में, 50 नंबर दूसरे वीडियो में। तो देखते हैं पहला वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट नंबर थंबनेल में है क्वेश्चन। कल मैंने सिखाया था हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के 5 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं, विथ MCQ है और सही ऑप्शन पे टिक मारना है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। लिखा है बच्चों, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? वृंदालाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, अज्ञेय या प्रेमानंद? तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, किशोरीलाल गोस्वामी जी। आप जीत चुके हैं 10 करोड़। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार कौन हैं? यानी ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जो आपके शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के पद को ग्रहण कर चुके हैं? तो आपके राहुल संस्कृत्यायन हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद है। इनमें से कोई नहीं है तो हम कहेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, जो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों रह चुके हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कूटज निबंध संग्रह किसका है? यह कूटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहा सही, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। वो कूटज निबंध संग्रह के कौन हैं? लेखक हैं बच्चा। तो पहले में किशोरीलाल गोस्वामी सही हैं, दूसरे में डॉक्टर संपूर्णानंद सही हैं, तीसरे में देखा तो पाया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सही हैं। और चौथा क्वेश्चन है, अग्नि की उड़ान की रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं? तो सही जवाब है आपका डी नंबर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान के लेखक हैं। क्योंकि अग्नि की उड़ान का मतलब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है बच्चा। तो आप इसको भी कॉमन सेंस से टिक मार देंगे कि अग्नि की उड़ान के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। बहादुर कहानी कथा साहित्य का बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। आपको इसको जानना पड़ेगा। ध्रुव यात्रा कहानी आपने पढ़ा होगा, जिसके लेखक हैं जयनेंद्र कुमार जी। पंचलाइट कहानी आपने पढ़ा होगा, जिसके लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु जी है बच्चा। लाठी कहानी किसकी है? आपकी शिवानी की है। ये सब पढ़ना पड़ेगा बच्चा। आगे देखते हैं, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जयनेंद्र कुमार, अमरकांत। तो ये रहा डी नंबर ऑप्शन, अमरकांत। तो अब गद्य का 5 MCQ सही हो गया। पहले में किशोरीलाल, दूसरे में डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरे में हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथे में आपके पंडित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और 5वें में आपका अमरकांत जी। ये आपके 5 MCQ 5 नंबर हो गए। अब गद्य के देखते हैं होने के बाद पद्य के। तो ये आपके पद्य साहित्य का 5 MCQ पूछा है। प्री बोर्ड को सॉल्व करा रहा हूँ बच्चा, ऐसा ही एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम कब माना जाता है? कौन? लिखा है सबरपा, सरहपा, लुईपा या कढ़पा? तो बताएंगे सरपा। मैंने लिखवाया है, अपने नहीं देखा तो आप जाकर देखिए बच्चा। आपको बताना चाहूँगा हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा जी हैं। कौन है? सरहपा जी हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, किसको नहीं मिला है? सुमित्रा नंदन को भाई मिला है, मैथिली शरण गुप्त को भाई मिला है, रामधारी सिंह को भाई मिला है, महादेव वर्मा को भाई मिला है, सबको मिला है। लेकिन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला है? तो मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है। आपको बताऊंगा यामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? महादेव वर्मा की है। रामधारी सिंह की उर्वशी है। और मैथिली शरण गुप्त की कौन सी है? आपको पता है मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? साकेत है बच्चा। और सुमित्रा पंत की कौन सी है? चितंबरा है। तो चितंबरा के लिए आपके सुमित्रानंद पंत को मिला है, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह को मिला है, यामा के लिए महादेव वर्मा को, लेकिन मैथिली शरण को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है।
क्योंकि पुरस्कारों में भी बहुत प्रकार के पुरस्कार होते हैं, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके मैथिली शरण गुप्त जी को नहीं मिला है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया। कागा और बूढ़ा चाँद का पर सुमित्रानंद पंत को पुरस्कार कौन सा मिला था? भाई देखो, सुमित्रानंद पंत का बहुत अच्छा और बहुत प्रसिद्ध रचना है कागा और बूढ़ा चाँद, जिसके लिए इनको पुरस्कार तो मिला है, लेकिन कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार होता है या सोवियत लैंड नेहरू होता है? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बच्चा। आगे देखते हैं तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं, गिरजा कुमार माथुर जी हैं, धर्मवीर भारती हैं, मुक्तिबोध हैं। तो कौन है? अज्ञे जी हैं। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे मेरा बच्चा। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा है कि अभिनव मनुष्य, आपके कक्षा 12 का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनव मनुष्य आज का मानव काव्यांश के रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र शर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो भैया सही ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सबको रट डालो। मैंने आहुति बनकर देखा कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। श्रद्धा मनु किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कहीं अंताप किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। पवन दूत का किसका है? अवधेश सिंह उपाध्याय हरिओ जी का। गीत किसका है? महादेव वर्मा का है। कब पढ़ोगे? पेपर दे के आना तब पढ़ना, पगला पढ़ डालो, समय नहीं है। 10 नंबर हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सर आगे बताइए ना। आगे ये रहा क्वेश्चन। आप देखो एग्जाम में बच्चा ऐसे आपकी क्वेश्चन देगा। एक यहाँ पर देखो पैसेज दिया है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देगा। 2 नंबर का रहेगा, इन 2 नंबर का रहेगा। 5 2 जगह कितना हो गया 10। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको कल ये सब सिखाया है, लेकिन आज मैं क्वेश्चन के साथ आंसर लेके आया हूँ। जैसे देखो ये पैसेज है, ये गद्यांश में किस पार्ट से है, कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पे देखो भाषा, अटूट, संस्कृति, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं। तो ये कौन सा पार्ट है? भाषा और आधुनिकता। अब अगर भाषा और आधुनिकता का है तो दिमाग में रखो किसने लिखा है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। संदर्भ पूछेगा तो संदर्भ लिखना। अगर पूछा है गद्यांश का पाठ लेखक का नाम तो उसको लिख देना। गद्यांश का पूछा है पाठ तो बता देंगे भाषा और आधुनिकता। लेखक पूछा है तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। फिर पूछा है संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है? अब अटूट अंग पूरे पैराग्राफ में ढूंढो, अटूट अंग कहाँ है? जब पूरे पैराग्राफ में अटूट अंग ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं तुमको मिलेगा। भाई देखो यहाँ पे अटूट अंग है, तो अटूट अंग क्या है? संस्कृति है। तो आंसर हो जाएगा संस्कृति एक अटूट अंग है। किस चीज़ का है? भाषा का। तो भाषा का एक अटूट अंग संस्कृति है। ऐसे एग्जाम में लिख देंगे। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखना सुंदर राइटिंग में, क्योंकि कॉपी की पेज बड़ी होती है और ये नंबर 2 है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेगा और पूरे पैसेज से हमें ढूंढ कर लिखना है। तो क्यों ना अच्छे से लिखने का प्रयास करना। ओके डियर। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो संस्कृति की गति। किसकी गति? संस्कृति। संस्कृति को ही संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? संस्कार। लेकिन संस्कृति की गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर है गद्यांश के अनुसार संस्कृति परिवर्तनशील और गतिशील है। यह परंपरा से उत्पन्न होने के बावजूद समय के साथ बदलती रहती है। भाई आज कुछ है कल कुछ रहेगा। संस्कृतियाँ क्या करेंगे? बदलेंगे। पुरानी संस्कृतियों पुराने रीति रिवाज में देखो शादी वादी में बैंड पार्टी जाती थी, अब डीजे नहीं आ जाएगा तो लोग बाराते नहीं जाएंगे। ऐसा होता है ना। तो चेंजिंग हो रही है बच्चा। चेंजिंग नेचर ज़रूरी है। बदलाव क्या है? ज़रूरी है बच्चा। तो ये आपके 10 नंबर हो गए और एग्जाम में 2 आपके पैसे देंगे। दोनों में से एक करना होगा। मैंने एक करा दिया। सेकंड नंबर भी यहाँ पर आपके सामने है, डरने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड नंबर देखो ध्यान से, मातृभूमि से स्टार्ट हुआ है, मनुष्य वर्ड आया है, राष्ट्र वर्ड आया है। तो कौन सा पाठ है? राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यही ना? पगला गया होगा। और राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बच्चा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि क्वेश्चन के रूप में पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे लिखा पृथ्वी का दूसरा अंग क्या है? तो पृथ्वी का हो और पृथ्वी और जन दोनों मिलकर के क्या क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन हैं। तनिक भी डरना नहीं है। इसी पैसेज के 5 क्वेश्चन हैं और इसी क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसके आंसर यहाँ पर हैं। मेहनत आपके लिए जी तोड़ किया हूँ, जी तोड़ मेहनत। दिए गए गद्यांश के आधार पर आपके प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित हैं। पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप लिखा किसने है? वासुदेव शरण अग्रवाल। उनके आगे क्या लगता है? डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने क्या किया? PhD। क्या किया बच्चों? PhD लिखा है
राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यदि पृथ्वी हो और उस पर निवास करने वाले जन, जिसको मनुष्य कहते हैं, न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जहाँ पर रेखा खींची गई है उसी चीज़ को लिखना है, लेकिन अच्छे से लिख देना है। तो पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है के नीचे जो चीज़ें हैं उसका अर्थ यहाँ पर है कि लेखक के अनुसार पृथ्वी केवल मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि वह हमारी माता के समान है, क्योंकि वह हमारा पालन पोषण करती हैं। जिस प्रकार एक पुत्र अपनी माता का सम्मान करता है, वैसे ही पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को ही जन कहते हैं, का यह कर्तव्य है कि वे पृथ्वी को अपनी माता मान करके उसके प्रति आदर और प्रेम का भाव रखें, क्योंकि एक माँ हमें 9 महीना अपनी कोख में रखती है, लेकिन धरती हमारी माँ है माँ, और इस धरती पे पूरे जीवन भर हम रहते हैं, इसी धरती का अन्न खाते हैं, इसी धरती का हम पानी पीते हैं और इसी धरती पर रहते हैं मेरे बच्चा। आगे कहा गया राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है? तो राष्ट्र का दूसरा अंग जन है, अर्थात मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य ही राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर के क्या क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। इन्हीं के मेल से पृथ्वी भी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है बच्चा। भाई अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो धरती को माँ कौन कहेगा? तो पृथ्वी जो है मातृभूमि की संज्ञा कब प्राप्त करती है? इसी मनुष्य की वजह से करती है। तो 5 गद्यांश के MCQ, 5 पद्यांश के MCQ 10 और 2 गद्यांश के 5-5 क्वेश्चन दोनों साल कर दिए, 10-10 20, यानी 100 में 20 नंबर बता दिया। मुस्कुराओ। अब आगे आते हैं। अब मनीष सर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चा आपके पद्यांश रहेंगे। पद्यांश में 2 पद्यांश रहेंगे, दोनों पद्यांश में 5-5 क्वेश्चन। जिस तरीके से गद्यांश में है वैसे पद्यांश में है। यहाँ लिखा ज्यों ज्यों लगती नाव पर उर्मे अवलोकित सत्विचार, इस धारा की जग का क्रम, शाश्वत है जीवन शाश्वत उद्गम, शाश्वत गति शाश्वत संगम, शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत सच का यह रजताज, शाश्वत लघी लहरों का विलास है जग जीवन के कर्णधार, जिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, करता मुझको अमरत्व ध्यान। पढ़े हो ना तभी कर पाओगे बच्चा, तो पढ़ना पड़ेगा। ये कौन सा पाठ है? नौका विहार है। किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत। किसी को बताना मत, तुमको नंबर पाना है तो किसी को बताना मत। इम्पोर्टेंट है नौका विहार। और भाई यहाँ पर क्वेश्चन 5 है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षकों कब क्या नाम? एक बात और, पद्यांश में लेखक नहीं होते, पद्यांश में आपके कवि होते हैं, कवित्री होती हैं। गद्यांश में लेखक होते हैं, ध्यान देना इस बात का, नहीं बाद में रो दोगे। मैं कुछ नहीं जानता। इस संसार की गति कवि को किसके समान लगती है? क्वेश्चन नंबर 3 है गंगा के दोनों किनारे एक कवि को किसके समान लगती हैं? कर्णधार और शाश्वत शब्दों का अर्थ लिखिए। वाह भाई वाह, पढ़े होगे तभी जानो होगे व्हाट इज द मीन्स ऑफ कर्णधार, व्हाट इज द मीन्स ऑफ शाश्वत। इसे ये टीचर जब पढ़ाते हैं तो दिल से अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से 1 नंबर यहाँ से मिलेगा जब तुम बताओ कि कर्णधार और शाश्वत का क्या मतलब होता है। तो डरो मत, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा। यहाँ पर है जग जीवन की कर्णधार का आशय पर कीजिए। आओ आओ बच्चों, आओ आओ, इसका आंसर यहाँ देखते हैं। शीर्षक का नाम नौका विहार, कवि का नाम सुमित्रानंद पंत। कॉपी में इसको नोट कर लेना ताकि आपको तैयारी हो जाए बच्चा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कवि को इस संसार की गति गंगा की धारा के समान शाश्वत लगती है। जैसे गंगा की धारा क्या है? शाश्वत है। शाश्वत का मतलब जो कभी न मरे, निरंतर बहती रहे, वैसे गंगा की धारा के समान संसार की क्या है? गति है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है गंगा के दोनों किनारे कवि को जन्म और मृत्यु के 2 शाश्वत किनारों के समान लगते हैं। भाई व्यक्ति का जन्म हुआ है तो व्यक्ति दुनिया में आया है तो मरेगा ही, अर्थात जाएगा ही। वैसे ही अगर नदी की धारा में गए हो तो किनारे आओगे ही, हमेशा नदी में तो रहोगे नहीं। तो आपके गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लग रहे हैं? जन्म और मृत्यु के किनारों के समान लग रहे हैं बच्चा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कर्णधार। तो कर्णधार का मतलब क्या होता है? नाव चलाने वाला, या इसी को मल्लाह कहते हैं, या आप जीवन का संचालन करने वाला ईश्वर। तो जो हमारे जीवन का संचालन करता है वो ईश्वर होता है। तो हमारा जन्म और मरण उसके हाथों में है, लेकिन जो हमारा मल्लाह होता है उसके हाथों में भी है नाव की बागडोर। भाई नाव इधर ले जाए चाहे नाव उधर ले जाए, चाहे जन्म हो जाए चाहे मृत्यु हो जाए। बात समझे कि नहीं समझे? अब आती है शाश्वत की बात। तो जो
हमेशा रहे यानी अमर या निरंतर, जिसका कभी अंत ना हो, उसे शाश्वत कहते हैं। आगे है 5वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आशय उस परमेश्वर से है जो संसार रूपी नौका विहार, संसार रूपी जीवन नौका को जन्म और मृत्यु के बीच लगाता है। कवि कहना चाहता है कि जीवन का क्रम गंगा की धारा की तरह निरंतर शाश्वत है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, बहुत दिल से पढ़ो। अब बहुत दिल से आग लगा दो, आग ऐसे पढ़ो कि कापी जो पाओ पेपर कर, माँ कसम तैयारी बहुत गजब की हुई है। अब मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तैयारी कराऊँ, गारंटी मेरी है। इंग्लिश हिंदी करता इतना झकझोर पढ़ा दूंगा, इतना अच्छा आपको बेहतरीन। न 1 रुपया देना न कुछ, बस वीडियो को देखना है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बस बस बस, और कुछ नहीं। और अच्छा लगे तनिक सब्सक्राइब कर दो, बस बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आगे देखो, अब देखते हैं ये आपके हो गए कितने नंबर, 30 नंबर। अब 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी एक यहाँ पर है, अब एक इसके नीचे है, उसका भी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये यहाँ पर है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तू ना सुंदरी को, जो तोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना खोना, होठों की और कमल मुख की माल्यान तो को मिटाना मिटाना, कोई जात कोई क्रांता किसक ललना, खेत में जो दिखावे दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना, ना ना जाता कोई जल्दी यदि हो व्योम में तो उसे लाला, छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को, हाँ तप्त भूतांगना को। 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। राधा पवन दूध के से राह में पदकों के साथ कैसा व्यवहार, तुरंत दिमाग में आ गया। पवन दूध के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, माता राधा रानी रोती हैं बिलखती हैं, वो पवन को अपनी दूध का बनाकर कन्हैया के पास मथुरा संदेशा भेजती हैं, क्योंकि कन्हैया जब तक मथुरा गए हैं तब से वह न आए न कोई उनका संदेशा वापस नहीं आया है। माता राधा रानी बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही परेशान है माता राधा रानी। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि राधा पवन दूधिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। 4था नंबर है कृषक लड़ना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखना है। नायिका पवन से लज्जाशील महिला के साथ कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती हैं। 5 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इसके नीचे दे रहा हूं, तो आइए देखते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर इस पेज के नीचे ये रहा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, रफ ओपन रहे और पेन हाथ में रहे, तनी का छूटा, जैसे कहते हैं पोलियो वाले कि एक भी बच्चा छूटा तो हमारा संकल्प टूटा, वैसे मैं कहता हूँ कि अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो हमारा सपना टूटा बच्चों। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपके लिए है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, शीर्षक भैया पवन दूध का और कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो जाता कोई चलती यदि व्योम हो अच्छा द्वारा सुखित करना, तब तो भूतांगनों को यहाँ पर रेखा खींची गई थी। इसका अर्थ बताना है, राधा पवन से कहती है कि यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे खींच करके उसी तड़पती हुई या थकी हुई स्त्री के ऊपर ले जाना, उस बादल की छाया से उस विरहिणी यानी कि जो दुख में है, जो स्त्री विरह में है, उसकी थकावट को दूर कर देना, महिला की शीतलता और सुख की प्रदान करना। भाई गर्मी के समय में अगर खेत में काम करते हो तो क्या चाहिए, पेड़ की छाया का, स्प्राइट का स्प्राइट नहीं, पेड़ की छाया बहुत है, थोड़ा सा गुड़ मिल जाए, 1 लोटा पानी मिल जाए, थकावट दूर हो जाती है ना। समोसा। आगे देखिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2, राधा पवन दूधिका से राह में पथिकों के साथ कैसा बर्ताव करने को कहती है। तो एग्जाम में लिख के आना, छोड़ना मत, लिख के आना, छोड़ना मत, मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से लिख के आना। और राधा कहती है कि यदि मार्ग में कोई थका हुआ पथिक मिले, पथिक का मतलब जो रास्ते पे चलता है उसे क्या कहते हैं, पथिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पथिक। रास्ते पर अगर कोई पथिक मिल जाए ना तो उसकी थकान दूर करना और उसे अपनी शीतलता से सुख पहुंचाना। क्या पहुंचाना, सुख। जैसे रास्ते में जा रहे हो, कोई बूढ़ी औरत जा रही हो, कोई
विकलांग व्यक्ति जा रहा हो उसको पूछ के बैठा कर उसके गंतव्य मार्ग तक पहुँचा दो, कितनी आशीर्वाद देगा, बहुत सारे आशीर्वाद। हमारे लोग के साथ जाएगा क्या, अच्छाइयाँ जाएंगी बेटा, और कुछ जाएगा नहीं यहाँ दुनिया संसार से। अच्छा अच्छा करो, अच्छा अच्छा करो, अपने कर्मों को करो। पूजा नहीं कर पाते ना, टाइम नहीं मिलता होगा, तो कर्म करो, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। आइए देखिए टॉपिक पे, कृषक गणना और भूतांगना का अर्थ। तो कृषक गणना का मतलब होता है किसान की स्त्री या पुत्री, किसान की स्त्री या पुत्री। यहाँ गणना है तो आपने सुना होगा गज्जू गुज्जू गुजिया तू ललनवा, ऐसा होता है ना, लेकिन इसका मतलब होता है पुत्री, यानी स्त्री। नहीं थी पुत्र कर दो, नहीं भैया, किसान की बिटिया या किसान की पत्नी। भूतांगना का मतलब क्या होता है, यहाँ इसका तात्पर्य है थकी हुई स्त्री या विरह की अग्नि में जलती हुई स्त्री, यानी विरह का मतलब तकलीफ, विरह का मतलब क्या होता है, तकलीफ। आगे हमारा अंतिम क्वेश्चन है, नायिका पौन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है, तो आप लिख देंगे राधा, यानी नायिका कौन है, राधा है। तो नायिका यानी राधा कहती हैं कि यदि कोई लज्जाशील महिला दिखे जो पवन को इतने बेग से नहीं बहाना चाहिए कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए, यानी कोई भी रास्ते में महिला जब रही वो साड़ी पहनी हो, अपने वस्त्रों से अपने आंचल से अपने सर को ढकी हो, तो इतनी तेज़ हवा का प्रवाह मत करना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए, उसको शर्मिंदगी महसूस हो। यही तो कहती हैं माता राधा रानी पौन दूध कैसे, कि भैया नायिका कहती हैं कि यदि कोई लज्जाशील महिला दिखे तो पवन को इतने वेग से नहीं बहाना चाहिए कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त विकृत, अस्त व्यस्त को कहते हैं विकृत हो जाएं, बल्कि उसे धीरे से स्पर्श कर उसकी थकान मिटानी चाहिए। तो ये आपके कुल हो गए कितने, 40 नंबर। अब बच्चा है 10 नंबर। एक वीडियो में फिर दूसरा वीडियो स्टार्ट करूँगा, उसमें 50 बताऊँगा खंड खा में, तो खंड खा में 40 नंबर हो गए। आशा करता हूँ कि आपको समझ, आशा 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 करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अब आगे बढ़ता हूँ बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 में आपके हिंदी में गद्यांश और पद्यांश के साहित्यिक परिचय आएगा। और साहित्यिक परिचय क्या होता है, जीवन परिचय लिखेंगे, और जितना जीवन परिचय होगा उसके नीचे एक हेडिंग डालकर साहित्यिक परिचय लिखेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में इसका भी क्या, इसी लेखक का क्या क्या योगदान था। जैसे गद्यांश में बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, अब्दुल कलाम और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका याद करके जाओ, पूछिएगा और फंस जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। 102% सही होता है, लेकिन 102 दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आएगा, और नहीं आएगा तो तुम आके मुझको कमेंट करना कि भैया आप पढ़ाए थे नहीं आया। यही मैं 10 साल से कर रहा हूँ बच्चा, यही मैं 10 साल से कर रहा हूँ, और अपने अनुभव को आपको शेयर कर रहा हूँ। आएगा आएगा आएगा, पढ़ना है पढ़िए, आप दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, आएगा आएगा। और यहाँ पद्यांश में ध्यान से देखिए, ध्यान से आँख खोलिए, पूरी आँख खोलिए। निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय बताना है, तो जयशंकर का याद करके जाइए, या तो महादेवी वर्मा, या तो सुमित्रानंद पंत का। इन छवों को याद करके जाइए, 10 नंबर कोई काट नहीं पाएगा, कोई काट नहीं पाएगा 10 नंबर, इतना बढ़िया तरीके से आप तैयार कर जाइए। अब आगे की ओर देखेंगे, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके खंड का बातें हैं 5 नंबर के, और हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने अलग अलग खंड काव्य होते हैं। जैसे प्रतापगढ़ में है सत्य की जीत, और जब हर जगह आलोकवृत्ति है, ठीक है, मुक्तिबोध है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का खंड काव्य टीचर से पूछकर उसको तैयार कर लीजिए। तो ये 50 नंबर आपके क्लियर हो गए। अब खंड खा देखता हूँ उसमें 50 नंबर क्या है। तो बिना देर किए आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं सेक्शन नंबर आगे का, कि हाँ सर जी क्या है सर जी। तो सर जी दिखाते हैं आपको कि भैया मेरा क्या है इसके आगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि आपकी समझ से ही सारी चीज़ें होंगी। अगर आप समझ गए तो मज़ा आ गया, और आपकी समझ में ही सारी चीज़ें क्या है, छिपी हैं। तो आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको 50 नंबर समझ में आ गया, कितने नंबर आ गया, 50 नंबर। देखो मेहनत कितनी होती है, मेहनत तनी नहीं करते हैं बच्चों, बहुत मेहनत करते हैं। और मेहनत किसके लिए होती है जानते हो, ये हमारे बच्चों के लिए होती है, कि हमारे बच्चे चमकते रहेंगे, जहाँ रहेंगे चमकते रहेंगे। भाई उनकी चमक से ही तो हमारी चमक है, वो चमकेंगे तो मैं चमकूँगा, उनके माता पिता प्रसन्न रहेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि गुरु भी एक माता पिता के समान होता है। तो ये रहा खंड खा का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ खंड खा में 50 नंबर में पहला क्वेश्चन आएगा संस्कृत। ये आपके एग्जाम में आया है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पद पत्रकाचारा शासित परमस सर्वोच्च गुणा जनसेवा आसीत यत्र कुत्रापि अयम चरानम दुग्तान पीड़ात्मास तत्रैव शीघ्र में उपस्थिता सर्वविधम सहाच्यम का क्रोध प्राणी सेवा अस स्वभाव स्थिति। ये पाठ का नाम है महामना मालवीय का।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तैयार कर लेना है। 7 नंबर की तबाही भाई, 2 नंबर संदर्भ, 5 नंबर हिंदी मनवाद। इसका अर्थ बताता हूँ मैं, घबराओ मत आप, तनिक घबराना मत। इसका अर्थ मैं बताऊँगा कि महान मनमाजे विद्वान वक्ता भी थे, धार्मिक नेता थे और प्रसिद्ध पत्रकार भी थे। इनका सबसे अच्छा गुण था लोगों की सेवा करना। अगर ये कहीं पर लोगों को दुखी या पीड़ित देखते थे तो उसके सामने उसके पास एकत्रित होकर के जल्दी से सभी प्रकार से उसकी सहायता करते थे। प्राणी की सेवा करना इनका स्वभाव था। सेकंड नंबर पार्ट कौन सा है? संस्कृत भाषा महत्तम। ये संस्कृत साहित्य सक्षम, संस्कृत का साहित्य सरल है। व्याकरणम सुनिश्चितम, इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चालाजित्यम, इसके गद्य में और पद्य में लाजित्य है, लाजिमा है। भावबोध सामर्थ्यम, इसकी भावनाओं में बोध और सामर्थ्य शक्ति है। अद्वितीय श्रुतमार बनते, जिसको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। किम बहुना चरित्र निर्माण यादृशी सत्प्रेरणा, लोगों की चरित्र का निर्माण करने के लिए जो सच्ची प्रेरणा संस्कृत वाग्मय ददाती है, जो संस्कृत वाग्मय, संस्कृत ग्रंथ, वाग्मय होते हैं ग्रंथ, ददाती मैं दे देता है, नामिश नहीं, वो और कहीं लिखा है, नामिश नहीं लिखा है, त्रादिशाम कृद्यंती, नो कहीं नहीं मिल सकता है। यानी संस्कृत का ग्रंथ जो व्यक्तियों की सच्ची प्रेरणा में उनके चरित्र को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रेरणा देता है, वो कोई और भाषा नहीं दे सकती। मूलभूत रूप से मानवीय गुणों के रूप में यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य से वर्ते हैं। मूलभूत रूप से मानवीय गुणों के रूप में, विवेचना के रूप में जो संस्कृत साहित्य हमें दे सकती है, वो लिखा है नात्रद त्रादिशाम, वो हमको और कहीं मिल सकती नहीं है। जैसे कौन कौन सी भावनाएं हैं? दया करने की भावना हो गई, दान करने की भावना हो गई, शौचम मन होता है स्वस्थ रहने की भावना हो गई, औदार्य में सुधारता की भावना हो गई, अनुसंयम में होता है चोरी न करने की भावना हो गई, क्षमा करने की भावना हो गई, अन्य अनेक गुणा, ऐसे बहुत सारे अनेक गुण हैं अस साहित्य से अनुसंयन संचायते, जो इसी साहित्य में क्या है? संचित है। ये आपका मदन मोहन मालवीय का है, पढ़ डालो 7 नंबर का, या तो ये कर लेना या तो संस्कृत भाषा महत्तम को कर लेना। 7 और 14, और 14 क्यों? क्योंकि भैया देखो दोनों में से एक करोगे तो 7 हो जाएगा। और इसी का ध्यान देखो यहाँ पर, इसी का मैं आपको आंसर भी दिया हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन था, इसका संदर्भ ये है, इसका हिंदी मनवाद जो मैंने वहाँ पर भी बताया इसके पेज में, ये यहाँ पर ये आला और ये आला। इसी को एग्जाम में अगर लिखना हो तो कैसे लिखना? ऐसे संदर्भ लिखना है और ऐसे हिंदी मनवाद लिखना है। और इसके बाद जो सेकंड नंबर ये वाला है, इसका भी आंसर यहाँ पर है। ये क्वेश्चन है आपका, ये संदर्भ लिखना है ऐसे, और इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद है। हिंदी में क्या है? अनुवाद। पूरा अच्छे से लिखा हूँ, एक एक चीज़ लिखा हूँ, आपको तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं मेरे बच्चा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने संस्कृत का श्लोक देगा एग्जाम में, तो आप ध्यान देना। एक पाठ है जिसका नाम है सुभाषित रत्नानि, सुंदर भाषा जो कि रत्नों के समान होती हैं। कुल 15 श्लोक हैं। अब 15 श्लोकों में 10 श्लोक को पढ़ डालिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 10 में से एक जरूर आ जाएगा। जैसे अभी आया है, सुखार्थी कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम, सुखार्थी व त्यजित विद्या विद्यार्थी व त्यजित सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, और सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ देखो इसका आंसर वो मैं दिया हूँ, ये देखो आंसर संदर्भ है और इसकी हिंदी में अनुवाद। आपको तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं। इसका सेकंड वेरिएंट है परोक्षे कारहंतारम प्रत्यक्षे परिवादनम रजत तादिशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, कि पीठ पीछे कार्यों को बिगाड़ने वाला, सामने आकर के मीठी मीठी बातें बोलने वाला ऐसा कोई मित्र हो तो उसे हमें त्याग देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे विष से, दूध से भरे हुए कड़े के बारी यानी ऊपर बारी पे अगर विष लग जाता है तो उसको हम त्याग देते हैं, उसको पीते नहीं हैं। इसका भी देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये है परोक्षेकार हंतारम वाला, इसका संदर्भ है, इसका हिंदी में अनुवाद भी है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आता है बच्चा आपका ग्रामर बेस शुरू होता है। ग्रामर में पहला क्वेश्चन है मुहावरा। आप ध्यान समझो बच्चा कि निम्न मुहावरों में लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। तो आपके सामने यहाँ है, अगर मगर करना, आंखों का तारा होना, आकाश पाताल एक कर देना, हाथ पीछे करना। इसमें चारों में से आपको एक का हिंदी में अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग करना है। हाथ पीछे करने का मतलब क्या? हरदी लगाना नहीं, विवाह होना। हाथ पीछे मतलब क्या होता है? विवाह होना। जैसे कभी अगर मगर करना, बहाना करना हो गया। आकाश पाताल एक कर देना अर्थात कठिन परिश्रम करना। अब आगे यहाँ पे है आंखों का तारा होना, एक लौता होना। तो इसी का अर्थ लेकर वाक्य में उपयोग कर देंगे, 2 नंबर का आपका हो जाएगा। ये है आपका अपठित गद्यांश। यहाँ पर ध्यान दो, एग्जाम में अपठित गद्यांश देखा जो उसको कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे 1, 2, 3 और 2 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। यानी अपठित गद्यांश कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का।
अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तभी आंसर पा पाओगे। जैसे इसमें देखो गुरुदेव वर्ड आया है ना, तो गुरुदेव वर्ड किसके लिए आया है, जब इसको पूरा पढ़ोगे तो जानोगे ये पूरे में आपको एक वर्ड मिलेगा, वो वर्ड है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए गुरुदेव वर्ड का उपयोग किया गया था बच्चा। तो इसको पढ़ना पड़ेगा, मन से पढ़ना पड़ेगा, इसको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर मन से पढ़े, इसको ध्यान दे दिए ना, तो 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में आपके आएंगे शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जैसे गृह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं। ध्यान दो, ये MCQ है। अगर तुमको दोनों में से एक आ रहा है कि गृह माने घर होता है, तो ऑप्शन चारों में कौन सा स्टार्ट है घर से, ये स्टार्ट है और ये स्टार्ट है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों को पहले मन से हटा दो। फिर ध्यान से देखो, सेकंड नंबर में ग्रह है, तो ग्रह माने नक्षत्र होता है, यहाँ पर है, यहाँ पर गृहस्थी है, तो हमको पता है ग्रह का मतलब नक्षत्र होता है, तो ग्रह का मतलब गृहस्थी नहीं होता, तो आपका सही हो गया। इस तरीके से कॉमन सेंस यूज करके आप यूज करना, समझे। जैसे देखो स्वर्ण लिखा है, स्वर्ण लिखा है, तो स्वर्ण माने सोना होता है, हमको इतना पता है। तो अब देखो किस ऑप्शन में सोना शुरुआत हुआ है, तो इसमें नहीं हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो स्वर्ण है, स्वर्ण माने ऊंचा रंग होता है, या चांदी होता है, या सोना होता है, तो आप ध्यान से देखो ऊंचा रंग, या ऊंचा रंग के स्थान पे कह सकते हैं चांदी या सोना। तो अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पर उच्च जाति है, ये पहले ही ऑप्शन गलत था हमारा, तो सोना और उच्च जाति, तो सवर्ण का मतलब उच्च जाति, जैसे ठाकुर हो गए, ठीक है, ब्राह्मण हो गए और श्रीवास्तव हो गए, तो ये सारी जातियों को जनरल में रखा जाता है, ये सामान्य कहते हैं, तो इन्हें उच्च कोटि कहा जाता है। लोग कहते हैं पर मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं श्रीवास्तव हूँ और जातिवादता कोई चीज़ नहीं, क्योंकि टीचर का एक धर्म होता है, वो होता है टीचर, उसकी कोई जाति नहीं होती है। तो मेरी कोई जात नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छात्र जिनके घर जाते हैं तो हम पानी पीते हैं, उनके माता पिता को पैर छूते हैं, उनको खुद अपनी मम्मी पापा कहकर बोलते हैं। मुझको ऐसा लगता है मेरे पास बहुत मम्मी पापा हैं, बहुत भाई बहन है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, और वास्तव में ऐसा है। मुझे कोई भी दिक्कत होती है, मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े रहते हैं एकदम चट्टान की तरह, और उन्हीं के भरोसे पे, उन्हीं की ताकत पे मैं खड़ा रहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, लिखा है निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द को दो दो अर्थ यानी पर्यायवाची लिखना है। गुरु, गुरु किसी पर्यायवाची, गुरु को अध्यापक कह सकते हो, मार्गदर्शक कह सकते हो। जनक माने क्या होता है, पिता होता है, जन्मदाता कह सकते हैं। पट माने वस्त्र होता है, वर माने श्रेष्ठ होता है, ठीक है, वर का मतलब दूल्हा भी होता है। ऐसे लिख देना एग्जाम में। लिखा है बहुत कम बोलने वाला, तो जब बहुत कम बोलेगा तो मितभाषी, बहुत ज़्यादा बोलेगा तो वाचक, कम बोलेगा तो अल्पभाषी हो जाएगा। और अगर मितग्रही, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, बहुत कम बोलेगा तो मितभाषी हो गया। जो जीता ना जा सके अज्ञेय, भैया जिसको जीता नहीं जा सकते अज्ञेय कहेंगे। जो कभी न मरे अमर कहेंगे। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहेंगे। जिसका कभी अंत ना हो उसके अनंत कहेंगे। तो ये आपका ग्रामर बेस है बच्चा, इसको याद करके जाना है। निम्न में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। भाई दो जगह पर्वत क्या करने के देते हैं, यहाँ पर्वत यहाँ पर्वत, एक पर्वत को हटा दो कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, इस पर्वत को हटा दीजिए। कहेंगे हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, इसको हटा दीजिए, तो एक हटाना पड़ेगा। इसमें देखिए लिखा है हम सब छत में खेलेंगे, छत के अंदर घुस कर थोड़ी ही खेलेंगे, छत पे खेलेंगे, मे का स्थान पे कर दीजिए। मुझे भारी दुख है, तो मुझे भारी दुख क्या वजन तराजू तौल रहेगा, मुझे बहुत दुख है, भारी दुख का होता है। साबुन नहाने का दे दो, नहाने का साबुन दे दो। अब साबुन नहाने का दे दो, खाने का दे दो, पहनने का दे दो, ऐसे थोड़ी होता है। साबुन नहाने का दे दो नहीं, साबुन नहाने के लिए दे दो, या नहाने का साबुन दे दो, समझे। तो चारों में से एक शुद्ध कर लीजिएगा। और आगे देखेंगे बच्चा, काव्य सौंदर्य शुरू होता है, जिस काव्य सौंदर्य में 3 चीज़ें हैं, और रस छंद अलंकार, करुण रस, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव और उदाहरण। मैंने आपको वीडियो डाला है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। लेकिन एक बात और, जब कभी भी रस या आप अलंकार को लिखिएगा तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि उदाहरण के साथ परिभाषा हो जाए तो स्पष्टीकरण हेडिंग डालिएगा, और उदाहरण जो डाले हों रस में या आप अलंकार में, उस उदाहरण को स्पष्टीकरण में लिख दीजिएगा किस वजह से ये आपका इस अलंकार का या इस रस का उदाहरण है। उसके बाद चौपाई है, सोरठा, ये छंद में आता है, तो छंद या चौपाई हो, चाहे सोरठा हो चाहे दोहा हो, उदाहरण लिख दीजिएगा, परिभाषा लिख दीजिएगा। तो जो मात्रा होती है उसको मात्रा जरूर लगा दीजिएगा, अगर मात्रा आप लगा देंगे तो आप 2 नंबर पा जाएंगे।
इसके बाद मेरा बच्चा आपके आते हैं पत्र, जो कि आपके सामने हैं। जैसे 2 पत्र होते हैं, औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। लिखा है अपने जन्मदिन पर मित्र, तो मित्र को हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे, और अगर बैंक मैनेजर को लिखना है तो औपचारिक पत्र लिखेंगे। इसके ये वीडियो डाला हूँ कि कैसे लिखते हैं, प्रेषक का पता, दिनांक, सारी चीज़ें हैं। 8 औपचारिक के हैं और 6 अनौपचारिक के हैं। उस वीडियो को देखकर पत्र लिखना सीख जाइए। और इसके बाद अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा इधर देख लीजिए भाई, आपकी मेहनत किया हूँ आपके लिए कि लिखने का तरीका बताया हूँ। जो क्वेश्चनवा है ना, उसी क्वेश्चनवा भैया पूरा आंसरवा तक दे दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित रूप से दिया हूँ, ताकि मेरे भाई बहनों को कोई दिक्कत होने ना पाए। और आप अगर सोच रहे हो कि स्क्रीनशॉट मनीष सर, तो मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, उसका भी उपाय अपने पास है। अभी दिखाऊंगा, थंबनेल के ऊपर अपना नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज करिएगा आप। आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, हिंदी का, इंग्लिश का पीडीएफ चाहे जो चाहिए, आप मुझको मैसेज करके आप मुझसे मांग सकते हैं। मैं आपको मैसेज करने के तुरंत बाद मैं आपको उस वीडियो को प्रोवाइड कर दूँगा। आपकी वृद्धि, आपका विकास, आपका अच्छा नंबर, आपके चेहरे की खुशी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनशॉट लें ना, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो सीधा, भैया हमको ये दिक्कत है, हमको इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए। अगर भैया आपका ना खड़ा रहे तो बताइएगा आप। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 था, स्टेट बैंक को, प्रबंधक को आपको पत्र लिखना था। यहाँ पर आपको लिख बताया हूँ कि ऐसे एग्जाम में लिख के आना बच्चा। देख लीजिए, देखा आपने। अब इसके ऊपर देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसकी समाप्ति हो गई है। ये आपका अंतिम पेज है बच्चा। इसमें आपके निबंध रहेंगे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत की जनसंख्या वृद्धि की समस्या और आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण। मैं आपको बता दूं, इसमें ध्यान देना, सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डालना, रूपरेखा के बाद उसके अंदर हेडिंग बना प्रस्तावना, फिर कितने प्रकार हैं उसकी हेडिंग्स, उसके बाद अंतिम में उपसंहार, जिसको कहते हैं कंक्लूजन, जरूर डालना। तो ये वीडियो जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है मेरा बच्चा। अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करन। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका थंबनेल था, पार्ट ए पार्ट बी दोनों को वीडियो को मैंने डाला। यदि वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और शेयर करके दिखा दीजिए अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर का दम, और कमेंट करके बताइए कि भैया वीडियो में कहाँ कमियां हैं, कहाँ अच्छाइयाँ हैं, ताकि हमारे मोटिवेशन बढ़ सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे पीडीएफ मांग सकते हैं। ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझसे नोट कर सकते हैं, 8957392349। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।